हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आपका स्वागत है फिर से मेरे इस प्लेटफॉर्म पर, जिसमें मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं और हिंदी में भी मैं आपको करवा रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं संधि। तो संधि का चैप्टर ऐसे तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने अभी तक ये कंप्लीट तो करवा चुका हूं। लेकिन जो हमारी लास्ट संधि होती है, संधि की जो तीसरी जो भेद होता है हमारा, जो विसर्ग संधि वाला, वो अभी स्टार्ट होगा। यानी कि मैं आपको अभी तक करवा चुका हूं स्वर संधि, व्यंजन संधि, और जो तीसरा पार्ट है हमारा विसर्ग संधि वाला, वो करवाने जा रहा हूं। तो आइए बिना देरी करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं हम। इसके साथ साथ मैं बता दूं, ये जो क्लास है ये सभी के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की हो चाहे क्लास स्टूडेंट्स हो, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आइए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो विषय है, जो हमारा टॉपिक है, वो है हमारा विसर्ग संधि। आपको शायद इधर से नहीं भी दिख रहा हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की अगर मैं परिभाषा की बात करूं, तो विसर्ग संधि कहते किसे? देखिए, ये आपकी ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट की क्लास होगी, और 15 से 20 मिनट में ये जो आपका नियम जो होता है, पहला नियम, ये आप बिल्कुल समझ जाओगे, और इससे बाहर मैं समझता नहीं, इस नियम से कुछ बाहर आएगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया था स्वर संधि कहते हैं स्वर का योग जब स्वर के साथ होता है, तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि व्यंजन संधि में अगर व्यंजन संधि का योग स्वर या व्यंजन के साथ होता है, तो उसे हम, उनसे जो बदलाव या परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कह देते हैं? व्यंजन संधि कह देते हैं। तीसरा था हमारा विसर्ग संधि। आइए थोड़ा सा हम इसकी परिभाषा पर बात कर लेते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि हम किसे कहेंगे? विसर्ग का योग। विसर्ग का योग एक बार लिख देता हूं मैं। विसर्ग, विसर्ग आप जानते हैं जो संस्कृत में ज्यादा यूज होती है, यानी इसकी ध्वनि है होती है। विसर्ग का योग एक बार तो हम करवा देते हैं स्वर से, और एक बार हो जाता है किससे? व्यंजन से। और इनसे जो बदलाव या परिवर्तन होता है, उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो देखिए कैसे पढ़ते हैं इसको। ऐसे मैंने लिखा है इसमें, देखो, विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले नहीं, क्योंकि विसर्ग कभी भी किसी चीज के पहले नहीं लगता। जैसे मैंने राम लिखा, राम से पहले कभी विसर्ग नहीं लगता, राम बाद ही लगता है, और हम इसको क्या बोलेंगे? राम है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। विसर्ग के बाद किसी स्वर, क्या होगा? किसी स्वर या व्यंजन के आने से, अभी मैंने लिखा विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो बदलाव या परिवर्तन होगा, इन दो डॉट में बदलाव या परिवर्तन होगा, बदलाव की स्थिति होगी, उसे ही हम विसर्ग संधि कहेंगे। यानी विसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा, यही यहाँ लिखा हुआ है। जैसे कि नी प्लस चल, यहाँ लिखा है नी प्लस चल। अब देखो, निश्चल बना, ये क्यों बना? यही हम नियम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कि ये जो तालव्य स्कार वाला स है, ये स कहां से आया, ये हम इस नियम में पढ़ने वाले हैं। आगे है नमः प्लस्ते, तो ये आ गया नमस्ते। तो ये जो हमारा दंतस्कार वाला स था, ये दंतस्कार वाला स था, ये यहाँ कैसे आया? ये ही नियम पढ़ने के लिए हम इस क्लास को पूरा देखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे, और थोड़ा सा भी स्किप नहीं करेंगे, मिस नहीं करेंगे हम इस क्लास को। तो आइए बिना देरी करते हुए पहला जो नियम है वो आपको पढ़ना है। पहला नियम क्या है आपका? नियम 1 कहता है, मैं लगभग आपको 5 से 6 नियम करवाऊंगा, और 5 से 6 नियम के अंदर आपकी विसर्ग संधि कंप्लीट होने वाली है। और मैं मानता हूं वो 6 की 6 नियम आपने पढ़ लिए या आपने नोट्स अपने बना लिए, तो उनसे बाहर नहीं आने वाला है। चाहे आप कौन सा भी एग्जाम दे दो, चाहे टीचिंग वाला, मतलब गवर्नमेंट जॉब वाला दे सकते हो, या फिर कोई भी क्लास स्टूडेंट्स हो, उससे इससे बाहर नहीं आने वाला। तो आइए देखते हैं। यदि विसर्ग, क्या कह रहा है? यदि विसर्ग के बाद, यानी कभी भी होता है तो विसर्ग के बाद ही होता है कोई भी स्वर व्यंजन।
विसर्ग के बाद च या छ आ जाए। क्या लिखा? च या छ आ जाए, ये आपको याद रखना है। विसर्ग के बाद च या छ आ जाए, ये व्यंजन होते हैं, च और छ, ठीक है। व्यंजन और स्वर तो हमारे 11 होते हैं, तो व्यंजन मूल रूप से 44 यानी 44 होते हैं। तो च या छ व्यंजन हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? स। विसर्ग का क्या हो जाता है? श हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? श का मतलब इसको तालव्यस्कार बोलते हैं, यानी विसर्ग का तालव्यस्कार हो जाता है। दूसरा होता है हमारा ट या ठ। क्या बोला? ट या ठ व्यंजन हो तो उस मूर्धन्यस्कार में बदल जाता है विसर्ग। या इसमें लिखा हुआ है त या थ व्यंजन के साथ विसर्ग का योग हो जाए तो ये दंतस्कार में बदल जाता है। तो ये आपको याद रखना है भाई। मैंने अच्छे से समझाने के लिए इसको यहां भी लिख दिया है। विसर्ग को से या से में बदलना, इसको हम तालु से बोलेंगे। जो हमारी छत होती है, हमारे मुंह के अंदर जो हमारी छत होती है, वहां हमारी जिह्वा जो छूती है जिसको, उसको तालव्यस्कार बोलते हैं। ये है मूर्धन्यस्कार, जो ऊपर वाले दांत होते हैं उन जिन पर हमारी जिह्वा का अगला भाग स्पर्श करता है, ये मूर्धन्यस्कार होता है। ये होता है हमारा दंतस्कार। दंतस्कार हम जब हमारी जीभ क्या होती है, दांत से टकराती है, टच होती है, छूती है, तो ये इसको दंतस्कार बोलते हैं। तो ये तीनों से अलग अलग है। ये तीनों से भी मैंने आपको अच्छे से डिटेल से पढ़ा रखे हैं। तो विसर्ग को किस में बदलना? से या से में बदलना। तीनों की ध्वनि अलग है, ठीक है। तो मैंने ये पूरा जो नियम है यहां लिख दिया है। ये पूरा जो नियम था मैंने यहां लिख दिया है। आपको याद रखना है, सिर्फ विसर्ग के बाद यदि च या छ आ जाए तो वो किस में बदल जाता है? ये बदल जाता हमारा स में। और स कौन सा? तालु वाला, यानी तालव्य। इसको हम तालव्य भी लिख सकते हैं, तालव्य, ठीक है। तालव्य स्कार, ये आधा ही रहेगा, तालव्य सकार बोलते हैं इसको, ठीक है। ये तालव्य स्कार में बदल जाएगा। अभी विसर्ग के बाद ट या ठ आ जाए तो ये आ जाएगा मूर्धन्य स्कार। किसमें? मूर्धन्य सकार, यानी मूर्धा से बोला जाता है ये वाला श, तो ये मूर्धन्य स्कार में बदल जाएगा। अगर विसर्ग के बाद त या थ आ जाए तो ये हमारा बदल जाएगा दंतस्कार में। किसमें? दंतस्कार में। मैंने आपको ये तीनों सकार बता दिए हैं। आइए हम अब एग्जाम्पल उदाहरणों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। यानी हम जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नियम पढ़ते रहेंगे, तो हमें कुछ भी नहीं आने वाला। इसलिए मैं आपके सामने लगभग 5 से 7 10 उदाहरण आपके सामने लेकर के आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, निह प्लस चल। क्या आया? निह प्लस चल। अब देखो, विसर्ग का योग किसके साथ हो जाए? च या छ के साथ। अब च आया है वही यहां, तो च है जो हमारा तालव्यस्कार में बदल जाएगा। मैंने नी का नी लिखा, लेकिन जो हमारा विसर्ग था वो विसर्ग हमारा किस में बदल गया? तालव्यस्कार में, वो भी हलंत के साथ। ये हलंत के साथ है, इसका मतलब ये आधा श है, ये आधा तालव्यस्कार है। च का च लिखा भाई हमने और ले का ले लिखा, तो ये बन गया हमारा निश्चल। आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, मैंने नी का नी लिखा, विसर्ग को किस में बदल दिया? अब च के साथ ही योग हो रहा है, तो कौन सा? तालव्यस्कार वाला च लिख दिया और निश्चय, ठीक है। तो च का च लिख दिया। ध्यान से समझे, गौर से। सभी आप, मैं एक या दो कर सकता हूं, आप सभी कर सकते हो इस तरीके से। आगे है नी प्लस छल। अब नी तो लिख दिया मैंने, इसके साथ जो हमारा अनुस्वार, जो हमारा विसर्ग था, छ के साथ योग हो रहा है, तो हमारा बदल जाएगा तालव्यस्कार में, यानी तालव्यस्कार लिख दिया मैंने और छल का छल लिख दिया। तो इस प्रकार से ये बन गया हमारा निश्चल। क्या बन गया? निश्चल। आगे देखिए जल्दी से, आपको समझ में आ रहे होंगे। मैंने नी का नी लिखा, विसर्ग के साथ ठ का योग हो रहा है। देखो, ट या ठ का योग हो जाए तो ये मूर्धन्यस्कार में बदल जाएगा। मैंने लिख दिया आधा श, वो भी मूर्धन्य वाला, और ठुर का ठुर लिख दिया। तो इस प्रकार से निष्ठुर। आपको समझ में
आ रहा होगा। आगे देखिए, धनु प्लस टंकार। अब धनु का धनु लिख दिया भाई मैंने। आगे अनुस्वार जो विसर्ग है उसका योग ट के साथ हो जाए, ट या ठ के साथ हो जाए तो मूर्धन्यस्कार में बदल जाता है। लो भाई, मूर्धन्यस्कार वाला शय बना दिया, धनुष टंकार। धनुष टंकार। बताइए भाई, समझ में आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट करें फास्टली। आगे देखो, नी का नी लिखा, आगे विसर्ग का योग च के साथ, विसर्ग का योग च के साथ। कौन सा तालव्य है सकार वाला से? निश्चिंत। तो ये आ गया निश्चिंत, निश्चिंत। ठीक है, तो इस तरीके से निश्चिंत आ गया। ये दु प्लस चरित्र, आगे दु का दु लिखा और विसर्ग के साथ च का योग हो रहा है तो कौन से तालव्य स्कार में बदल गया भाई? ये श का श लिखा और चरित्र का चरित्र लिखा, दुष्चरित्र, दुष्चरित्र, सॉरी चरित्र। क्या बन गया? दुष्चरित्र। ठीक है, यानी बुरा चरित्र वाला। तो आई थिंक आपको इधर वाले आपको समझ में आए होंगे। ये आपको खुद से करने हैं। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहे तो मैं एक बार जल्दी से इसको सोल्व करके समझा देता हूं। देखो, दुह प्लस चक्र। अब विसर्ग का योग च के साथ हो रहा है भाई, विसर्ग का योग च के साथ हो रहा है, किसमें बदल जाता है? तालव्य सकार वाले में। मैंने दु का दु लिखा, तालव्य सकार का श लिखा और च का च लिखा और क्र का क्र लिखा, यानी दुष्चक्र। आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे। मने, जो मन का मन लिखा, विसर्ग का योग त के साथ, विसर्ग का योग त या थ के साथ हो जाए तो दंतस्कार में, तो लिख दिया मन, मनस। ये कौन सा? दंतस्कार वाला, मनस्ताप। ये लिख दिया मनस्ताप। आगे है नमय प्लसते। देखो ये काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आया है। नमय प्लसते, नमय, नमय का नमः लिख दिया और इसका योग त या थ के साथ हो रहा है, यानी त के साथ हो रहा है, दंतस्कार वाला से। विसर्ग हमारा दंतस्कार में बदल गया और ते का ते लगा दिया भाई हमने। क्या बन गया? नमस्ते। आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे। हरि प्लस चंद्र। अब हरि का हरि लिख दिया भाई मैंने। क्या लिख दिया? हरि का हरि लिख दिया। विसर्ग का योग च या छ के साथ, यानी च के साथ हो रहा है तो तालव्य स्कार, हरीश चंद्र। क्या बन जाएगा? हरीश चंद्र। आपको समझ में आ रहे होंगे। दु प्लस चेष्टा, यानी दु का दु लिखा, विसर्ग का योग च के साथ, च या छ के साथ, यानी च के साथ हो रहा है तो कौन सा स्कार? तालव्य स्कार, दुष्चेष्टा, दुष्चेष्टा। ठीक है, इस तरीके से दुष्चेष्टा आ जाएगा। तो आगे देखिए, नी प्लस तेज देखते हैं। नी का नी लिखा भाई मैंने, उसके बाद जो विसर्ग है वो क्या होगा? त के साथ योग हो रहा है, विसर्ग का त या थ के साथ हो तो हमारा दंतस्कार आ जाता है निस्तेज। क्या आ जाएगा? निस्तेज। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे नी का नी लिखा, नी का नी लिखा, विसर्ग का योग त के साथ, विसर्ग का योग त के साथ, दंत सकार में बदल गया। स का स लिखा, निस्तार। मैं समझता हूं अभी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर भी आपको ये क्लास समझ में नहीं आई, ये जो मैंने अभी आपको विसर्ग संधि का जो नियम पढ़ाया है वो नहीं समझ में आया, फिर मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, या फिर इस क्लास को रिवाइज करके भी आप देख सकते हो। तो आई थिंक मैं समझता हूं ये आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और आगे बढ़ते रहेंगे, हम आगे चलते रहेंगे। इसी प्रकार से हम सेकंड नियम इसका जल्द ही लेके आने वाले हैं। आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हम क्या कहते हैं, हमारी भी जय करते हैं, यानी दूसरों की जय से पहले हमें खुद की जय भी करनी चाहिए, है ना। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, यानी हम विद्यार्थी
हम स्टूडेंट्स हम अपनी विजय करते हैं। जय विद्यार्थी, जय स्टूडेंट्स, जय जवान, जय किसान और हमारा जय भारत। धन्यवाद।